हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा, यानी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट एंड बेसिक सारी चीज़ें पढ़ा दी थी कि कंपनी फर्म को कैसे डिसॉल्व किया जाता है और कितने बेसिस होते हैं उसके अंदर। तो मैंने आपको दो बेसिस पढ़ाए थे, ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नल एंट्रीज जो हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, या फिर हमें ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंट्स। यानी जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो मेरी पहली वीडियो जाकर देखे, क्योंकि मैंने उसके अंदर कंप्लीट गाइड दी थी। किसकी गाइड दी थी? कि हाउ टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म को क्यों डिसॉल्व करते हैं और कैसे डिसॉल्व करते हैं, और डिसॉल्यूशन के वक्त क्या क्या करना होता है। इज दैट क्लियर? तो पहले वहां जाकर मेरी पुरानी वीडियोस को देखो ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाए, और उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे टिप्स पढ़ाए हैं। इज दैट क्लियर? लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा क्या? सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री। यानी आज की जो क्लास होगी वो मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, लेकिन सिर्फ जर्नल एंट्री के बेसिस पर। इज दैट क्लियर? अकाउंट बेसिस पर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑन अकाउंट बेसिस। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा आपको? जर्नल बेसिस पर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए खैर, मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास जो बुक है वो है टीएस ग्रेवाल, क्योंकि मैं इसी से पढ़ाता हूं, टीएस ग्रेवाल से, और मेरे पास है 2019 का एडिशन। इज दैट क्लियर? तो इसका 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर 18-19 में आ चुका है। किसमें आ चुका है? 18-19 के सीबीएसई सैंपल पेपर में आया था। जो सीबीएसई सैंपल पेपर इशूड करती है उसके अंदर सीबीएसई की तरफ से एक क्वेश्चन था, वो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहले क्या कहता है? लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू। तो देयरफॉर लैंड एंड बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है? 1,60,000। बुक वैल्यू का मतलब होता है, यानी ये बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है 1,60,000 पर। जो एसेट्स या जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट पर जिस वैल्यू पर रिकॉर्डेड होते हैं उन्हें हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। गॉट इट? लेकिन क्या कहता है? सोल्ड फॉर ₹3 लाख, यानी 1,60,000 रुपए की चीज, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, और बेची कितने की? 3 लाख। तो ये तो आपके पास सेल वैल्यू है और ये आपके पास बुक वैल्यू है। हमें बुक वैल्यू से कोई खास मैटर नहीं है अगर सेल वैल्यू दे रखी है तो याद रखो, जब आपके पास सेल वैल्यू दे रखी है तो फर्म ने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बेची? 3। तो एंट्री किससे होगी? सेल वैल्यू से, यानी एग्रीड अमाउंट से होती है एंट्रीज। और क्लोज जो होती है वो किससे होती है? बुक वैल्यू से। बात यहां पर क्लोज की नहीं है, बात यहां पर सेल यानी रियलाइज्ड की है। तो रियलाइज जो होगा वो एग्रीड अमाउंट से होगा, जो भी आपका एग्रीमेंट होगा, यानी जिस पर आप सेल कर रहे हैं, जो आपको पे करना है, जितना आपको रिसीव करना है। लेकिन क्लोज जो होगा वो किससे होगा? बुक वैल्यू से। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैंने उस पहली वीडियो के अंदर सब कुछ पढ़ाया था कि उसमें किस किस कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं डिसोल्यूशन करने के लिए। तो यहां तो खैर नहीं मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अगर ये सारे स्टेप्स इस वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो पहले वो वीडियो देखो जिसमें मैंने सारे स्टेप्स पढ़ाए थे, और ये सारी चीजें वहां पर मैंने क्लियर भी की थी, क्योंकि मैंने सारी जर्नल एंट्रीज स्टेप वाइज पढ़ाई थी। और अगर आपने वो स्टेप सीख लिए तो उम्मीद ये करता हूं और गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई एम श्योर। इज दैट क्लियर? चलिए फिर मैं इसी क्वेश्चन पर दोबारा आता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 1,60,000 रुपए की, जिसकी बुक वैल्यू है, और 3 लाख की आपने बेची थ्रू अ ब्रोकर, यानी एक ब्रोकर की मदद से। हु चार्ज 2% कमीशन, यानी ब्रोकर ने इस पर कमीशन ली है 2%, यानी 2% कितना हो जाएगा इसका? 6,000। कितना हो जाएगा? 6,000। तो फर्म ने लैंड एंड बिल्डिंग बेची कितने की? 3 लाख की। तो बेचने वाली एंट्री सबसे पहले करो। तो आप क्या करेंगे बेचने वाली एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिटेड 3 लाख टू रियलाइजेशन, क्योंकि मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो के अंदर, जब फर्म एसेट्स को रियलाइज करे या लायबिलिटीज को पे करे तो एसेट्स और लायबिलिटीज अपने नाम से नहीं आते, वो बैंक और रियलाइजेशन के नाम से आते हैं। जितना पैसा गया वो बैंक में, या जितना पैसा आया वो बैंक में, और
दूसरा अकाउंट जो होगा इफेक्टेड वो रियलाइजेशन होगा। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज तभी आते हैं जब हम उन्हें क्लोज करते हैं, जिसको मैंने पहली वीडियो के अंदर कंप्लीटली डिफाइन किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 3 लाख। तो फर्म के पास इतना तो पैसा आया, अब इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट, कितने पर रियलाइज हुई है, 3 लाख। नेक्स्ट, अब उसके बाद फर्म क्या कर रही है, जिस ब्रोकर की मदद से बेचा था उस ब्रोकर को कमीशन भी दे रही है। तो यहां तो पैसा आया, लेकिन अब पैसा जाएगा। जब पैसा जाएगा तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, यानी 6,000 रुपए कितने से होगी, 6,000 से। इज दैट क्लियर। अब यहां नरेशन क्या आएगा, बीइंग द कमीशन पेड टू ब्रोकर ऑन रियलाइजेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी जब बिल्डिंग को लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइज किया गया था उस पर कमीशन दी है, किसको, ब्रोकर ने। कितनी है, 6,000 रुपए की कमीशन। यहां नरेशन में आपको लिखना पड़ा @2% कह दो, या फिर डायरेक्ट 6,000 रुपए लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो याद रखना, जर्नल एंट्रीज जब पास करोगे तो रियलाइजेशन के अंदर या पेड ऑफ के अंदर रियलाइजेशन ही आएगा और बैंक आएगी। एसेट्स और लायबिलिटीज कभी भी अपने नाम से नहीं आते। इज दैट क्लियर बेटा। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका ए पार्ट, इसमें तकरीबन 4 पार्ट्स दे रखे हैं। कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 4। तो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, डिसोल्यूशन किया जाता है, तो डिसोल्यूशन के कुछ खर्चे होते हैं जिनको एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो जब कुछ खर्चे हो गए तो फर्म हैज टू पे, फर्म को तो वो देने हैं, लेकिन इसमें 4 केसेस होते हैं, किसको देने थे और किसको बियर करने थे, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। इज दैट क्लियर। तो जब कुछ ना पता हो तो हम पेड बाय फर्म और बियर बाय फर्म मानकर चलते हैं। उसमें मैंने आपको डिफॉल्ट भी पढ़ाया था। तो फर्म ने खर्चे दे दिए तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। क्यों होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, और टू बैंक। तो खुद सोचो, पैसा तो जा रहा है ना, जब पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। जब बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो रियलाइजेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली डेबिट। कितना दिया, 1,500 रुपये। अब एंड नरेशन क्या होगा इसका, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड बाय फर्म। अब इसका बी पार्ट, नरेशन में नहीं लिख रहा, वो आप समझ लोगे। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये भी अभी में भी एक्सपेंसेस है, लेकिन 600 रुपए हैं, बट पेड बाय मोहन ए पार्टनर, यानी खर्चा था एक्सपेंसेस का 600 रुपए और दे किसने दिया, मोहन, एक पार्टनर था जिसने दे दिया। तो अब फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर को दे देगी, या बाहर तो नहीं देगी क्योंकि पार्टनर ने वो पैसा दे दिया, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को दे देगी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। इज दैट क्लियर। क्योंकि पार्टनर ने दे दिया, अब पार्टनर फर्म से ले लेगा। बी केस। नेक्स्ट देखो आपके पास सी, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, मोहन जो था वो एक पार्टनर है फर्म का, was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission 2,000 रुपए। मोहन एक पार्टनर था जिसको ड्यूटी पर लगाया था कि भाई डिसोल्यूशन जब हो रहा है यानी रियलाइजेशन हो रहा है तो उसकी देखभाल तुम्हें करनी है, मतलब तुम्ही को बेचने हैं, तुम्ही को सारा काम तुम्हें करना है, उसके बदले आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। यानी जो तुम ड्यूटी यहां परफॉर्म करोगे, जो भी काम तुम अंजाम दोगे डिसोल्यूशन से रिलेटेड, उसके बदले आपको 2,000 रुपए एज कमीशन दे दी जाएगी। तो अब फर्म क्या कर रही है, पैसा तो दे रही है, लेकिन वो पैसा ना देकर उसके कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना, 2,000 रुपए एज कमीशन। नरेशन क्या होगा, बीइंग कमीशन पेड टू मोहन ऑन रियलाइजेशन।
नेक्स्ट है आपके पास डी। डी में क्या कहता है, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू, यानी 50,000, 50,000 रुपए की एक मोटर वैल्यू थी, मोटर कार थी, टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी अब खुद सोचो, एक हमारे पास क्रेडिटर था 40,000 का, हमारा क्रेडिटर्स यानी फर्म का क्रेडिटर कितने का था, 40,000 का। वो आया, आने के बाद बोला भाई ये वाली मोटर कार तुम मुझे दे दो, और मेरा मामला रफा दफा, फुल सेटलमेंट किसे कहते हैं, मामला खत्म। तो अब जो मोटर कार उसने ली है, मोटर कार की वैल्यू थी 50,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए की मोटर कार हमने किसको दे दी, क्रेडिटर्स को दे दी, टू फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट्स, यानी अपने कर्ज को चुकता करने के लिए फर्म ने दे दी। तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ द लायबिलिटीज बाय गिविंग एसेट, यानी एसेट को देकर किसी भी लायबिलिटीज को खत्म कर देना। तो जब एसेट को देकर किसी लायबिलिटीज को खत्म किया जाएगा तो नो एंट्री होगी, लेकिन उतने रुपए की नो एंट्री होगी जितने का फुल सेटलमेंट हुआ है। तो यानी 40,000 का फुल सेटलमेंट हुआ है ना, लायबिलिटी कितने की थी, 40,000 की, तो 40,000 का सेटलमेंट हो गया कितने से, 50,000 रुपए की मोटर कार देकर। इज दैट क्लियर। अगर फुल सेटलमेंट सॉरी कैंसिलेशन का केस है तो कैंसिलेशन के केस में नो एंट्री होगी अप टू फुल सेटलमेंट। मैं लिख देता हूं नो एंट्री, बस ये हिंट है आपका, अप टू फुल सेटलमेंट, यानी जितने का सेटलमेंट हो रहा है उतने तक। जैसे मान लो एग्जाम्पल, इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं कि 40,000 के क्रेडिटर्स थे, उसमें से 30,000 वाला एक था, उसने कहा कभी मैं तो 50,000 की ले लूंगा, 50,000 की मोटर कार 30,000 रुपए में सेटलमेंट हो रहा है, समझ गए। तो अभी 10,000 का तो रह गया ना, गॉट इट और नॉट। तो 30,000 रुपए की तो नो एंट्री है, लेकिन 10,000 रुपए तो आपको पे करने पड़ेंगे। तो जितने का सेटलमेंट हुआ है उतने की एंट्री नहीं होगी इन केस ऑफ कैंसिलेशन, इन केस ऑफ कैंसिलेशन उतने की। लेकिन उस सेटलमेंट के बाद अगर बच जाता है पैसा तो वो तो आपको देना पड़ेगा। जब आपको पैसा देना पड़ेगा तो फिर आपकी एंट्री होगी। इज दैट क्लियर, यहां तक तो आ गया समझ में। चलिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, जो थोड़ा सा अपग्रेड है, थोड़ा सा टफ ले रहा हूं मैं उससे, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दो, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसी बुक का है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, इसमें 3 पार्ट्स है 5 में। पहला क्वेश्चन क्या कहता, पहला पार्ट क्या कहता है, क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000, यानी आपके क्रेडिटर्स थे टोटल 85,000 के। कितने के क्रेडिटर्स थे बेटा, 85 के। एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश, जिसमें से 40,000 एज कैश एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी फर्म ने कितना पेमेंट कर दिया उनको, 40,000। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज वर्थ, और फिर जो बच गए थे 45,000 के क्रेडिटर्स, उनको 43,000 के इन्वेस्टमेंट दे दिए गए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि 45,000 वाले जो क्रेडिटर्स थे उनको इन्वेस्टमेंट देके मामला रफा दफा कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्रेडिट्स। तो याद रखो टोटल क्रेडिटर्स थे 85,000 के, जिसमें से 45 का सेटलमेंट किया गया, 45,000 का सेटलमेंट किया गया। कितने रुपए का देकर, इन्वेस्टमेंट थे 43 के और सेटलमेंट हुआ 45 का। तो सेटलमेंट कितने का हुआ, ध्यान रखो, सेटलमेंट हुआ 45,000 का, और कितने में हुआ, 43,000 में। तो ये तो सेटलमेंट ऑफ और सेटलमेंट इन, दो टर्म आ रही है, सेटलमेंट ऑफ और एक आ रही है सेटलमेंट इन। तो सेटलमेंट ऑफ ये तो वाला तो ऑफ कहलाएगा, क्योंकि कितने रुपए का सेटलमेंट और कितने रुपए में सेटलमेंट। इज दैट क्लियर। तो जब सेटलमेंट होगा तो उसकी एंट्री नहीं होती, बताया था। लेकिन कब तक नहीं होती है, ऑफ सेटलमेंट, यानी जितने का सेटलमेंट हुआ उसकी एंट्री नहीं होगी। बट ये तो सेटलमेंट नहीं है ना, ये तो सेटलमेंट नहीं है, इसको तो आपने पेमेंट किया, तो सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी, सेटलमेंट की एंट्री नहीं होगी। तो अब इस केस में जो एंट्री होगी वो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, कितना 40,000। नेक्स्ट
अब इसका बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्रेडिटर्स ऑफ ₹16,000, यानी अब यहां जो क्रेडिटर्स थे वो कितने के, 16,000 के। दे एक्सेप्टेड मशीनरी एट वैल्यू 18,000 ऑफ देयर क्लेम्स, यानी यहां पर 16,000 वाले क्रेडिटर्स को 18,000 रुपए की क्या दे दी गई, मशीन। इट मींस फुल सेटलमेंट, इट मींस फुल सेटलमेंट, यानी 16,000 के क्रेडिटर्स आए थे, भैया पैसे दो, क्योंकि वो क्रेडिटर्स थे, पैसे तो मांगने आए थे। जब वो पैसे मांगने आए तो हमने यानी फर्म ने 18,000 रुपए की मशीन उनके हवाले कर दी, ये लो भैया मशीन लो और जाओ। जब उन्होंने मशीन थी 18,000 की और सेटलमेंट कितने का हुआ, 16,000 का, कितने में, 18,000 की मशीन के बदले। इज दैट क्लियर? तो अब बताओ कुछ क्रेडिटर्स बचे, नहीं बचे, क्योंकि ये तो फुल सेटलमेंट। तो इस केस में क्या होगा, नो एंट्री। हैव यू अंडरस्टैंड? आया बेटा समझ में, नहीं आया ये बताओ? आ रहा है ना धीरे धीरे करके? हाँ थोड़ी मेहनत करोगे आ जाएगा। क्रेडिटर्स वर रुपीज, अब सी पॉइंट है, क्रेडिटर्स वर ₹90,000। अब यहां जो क्रेडिटर्स हैं वो सी पॉइंट में 90,000 के क्रेडिटर्स हैं। कितने के क्रेडिटर्स है बेटा, 90,000 के। दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,20,000। उन्होंने क्या किया कि एक बिल्डिंग ले ली 1,20,000 की। एक बिल्डिंग थी हमारे पास और वो बिल्डिंग की वैल्यू कितने की थी, 1,20,000 की। एंड पेड कैश टू द फर्म। अच्छा वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिटर्स आए और आने के बाद बोले कि लाविला हमारे 90,000 रुपए थे वो हमें दे दो। तो हमने क्या किया, भाई एक काम करो, ये हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू है 1,20,000, तुम एक काम करो 1,20,000 की बिल्डिंग तुम ले लो। बोले ठीक है ले लेते हैं, लेकिन अब हमें तुम 30,000 रुपए दे दो। यानी 90,000 रुपए के क्रेडिटर्स को हमने बिल्डिंग दे दी और 30,000 रुपए उनसे ले लिए। अब यहां पर फर्म रिसीव कर रही है, फर्म उसको दे नहीं रही है। तो सेटलमेंट कितने का हो गया, 90 का सेटलमेंट, 30,000 रुपए एक्स्ट्रा है। अब फर्म ले रही है, जब फर्म लेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, 30,000 रुपए। समझ गए बेटा? यानी कभी कभी फर्म क्या करती है, उन्हें ज्यादा की चीज दे देती है उनके क्लेम से ज्यादा। यानी उनका क्लेम था 90,000 का और हमारे पास चीज थी बिल्डिंग 1,20,000 की। तो अब इसके बिल्डिंग के तो टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं कभी तुम एक काम करो आधी बिल्डिंग ले जाओ आधी बिल्डिंग छोड़ जाओ, बिल्डिंग तो हमेशा पूरी जाती है। तो बिल्डिंग उन्होंने ले ली और वो इस बात पर एग्री हो गए कि 30,000 रुपए हमसे और ले लो बजाय हमें देने के। आप एक काम करो 1,20,000 की बिल्डिंग हमें दे दो और 30,000 रुपए हमसे ले लो। जब 30,000 रुपए वो पे करने के लिए राजी है यानी दे रहे हैं, तो फर्म क्या कर रही है उस केस में, ले रही है। और जब लेती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। ओके बेटा, आ गया समझ में? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 7, जो दिल्ली, ऑल इंडिया और फॉरेन इन तीनों पेपर्स में आ चुका है, यानी 2004 के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको कराता हूं इसी बुक का। इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसमें F यानी 6 पार्ट्स हैं। तो मैं पहला पार्ट पढ़ाता हूं और बहुत अच्छी तरीके से समझना है इसको। सेल ऑफ एसेट, खत्म कहानी। फर्म ने एसेट को बेच दिया, कितने का बेचा एसेट, 50,000 का। ऑटोमेटिकली बस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब फर्म ने एसेट बेचा तो फर्म के पास पैसे आ गए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला कि चाहे फर्म एसेट को बेचे या लायबिलिटीज को पे करे, एसेट और लायबिलिटीज अपने नाम से नहीं आएंगे, उसकी जगह पर क्या आएगा, रियलाइजेशन। समझ गए बेटा? और कितने का बेचा उसने, 50,000 का। नेक्स्ट, अब बी पॉइंट देखो, नरेशन आप खुद लिख लोगे। बीइंग द एसेट सोल्ड बाय द फर्म फॉर ₹50,000, पेड द लायबिलिटीज, इसका जस्ट अपोजिट। अब फर्म ने लायबिलिटीज 10,000 की थी जो पे कर दी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि अब पैसा जा रहा है और जब पैसा जाता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होती है एज पर रियल अकाउंट रूल। यानी कैश जा रहा है तो आपको क्या करना है, और टू बैंक कितना, 10,000 रुपए की लायबिलिटीज है। नेक्स्ट सी पॉइंट, पॉइंट सी क्या कहता है इसका, A commission of ₹5% allowed to Mr. X, a partner on sale of asset। यानी
एक पार्टनर था मिस्टर एक्स जिसको कमीशन देनी थी एसेट के बेचने पर। कितनी कमीशन है? 5%। और एसेट कितने का बिका है? 50,000 का। यानी 5% ऑफ 50,000 कितनी हो गई बेटा? 2,500 हो गई या नहीं? अब एक को कमीशन देनी है, तो जब फर्म किसी पार्टनर को लेती या देती है तो उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। यानी जब फर्म पार्टनर्स को देती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, और जब पार्टनर से लेती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। अब फर्म क्या कर रही है? ए को सॉरी एक्स को दे रही है, तो एक्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन क्या होगा बेटा? डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने से? 2,500 रुपए से। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट है आपके पास डी पॉइंट। डी पॉइंट क्या कहता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000। यानी रियलाइजेशन के जो खर्चे थे वो 15,000 रुपए थे। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके बाद मैं और टफ क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आपको जनरल बेसिस पर सीखना है तो आपको लास्ट तक देखना होगा। और मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियोस को आखिर तक देखा जाए हमेशा, क्योंकि मैं हर वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट एज पर द क्वेश्चन या एज पर द टॉपिक, हर टॉपिक की मैं एक शॉर्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स हर वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए कहता हूं कि मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जिन तक नहीं पहुंच पा रही है, उन तक भी ये सारी वीडियोस पहुंचाओ ताकि वो भी समझ सकें और सीख सकें। तो ख्याल रखना, वीडियोस को कहां तक देखना है? लास्ट तक देखना है, ताकि आपको कुछ समझ में आए। क्लियर? चलो मैं दोबारा से क्वेश्चन पर रिटर्न होता हूं। डी पॉइंट कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000। यानी रियलाइजेशन के खर्चे थे 15,000 रुपए। द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत। अमृत एक पार्टनर का नाम है, और फर्म जो है अमृत के साथ एक एग्रीमेंट था कि हाँ भाई 15,000। कितने का एग्रीमेंट था? टू रीइंबर्स। रीइंबर्स का मतलब होता है देना, वापस कर देना, अप टू 10,000। अब फर्म के रियलाइजेशन के एक्सपेंस तो थे 15,000, लेकिन फर्म और उसके पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट था सिर्फ 10,000 का। इसका मतलब है कि फर्म ने अपने पार्टनर यानी अमृत से कहा था कि तू रियलाइजेशन के खर्चे दे दे, कितने भी खर्चे होंगे हमें कोई मतलब नहीं है, तू कर जो कुछ करना है, हम सिर्फ तेरे को 10,000 रुपए देंगे। तो एग्रीमेंट कितने का था? 10,000 का। तो फर्म सिर्फ 10,000 देगी। अब बात आती है अमृत की। अमृत चाहे 2,000 रुपए दे दे, 15,000 दे दे या 20,000 दे दे, इट डजेंट मैटर। जो एग्रीमेंट है ना उसकी एंट्री होगी। तो यहां पर फर्म कितने दे रही है अमृत को? सिर्फ 10,000। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू अमृत कैपिटल अकाउंट। सिर्फ 10,000 की एंट्री होगी। ओके बेटा, क्योंकि एग्रीमेंट 10,000 का है। नेक्स्ट है आपके पास ई पॉइंट। चलो मैं ई इधर कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास ई, जिसको मैं यहां रिकॉर्ड करता हूं। जेड, एन ओल्ड कस्टमर। जेड हमारा एक ओल्ड कस्टमर था, whose account was for ₹6,000 was written off as debt। यानी जेड हमारा एक ऐसा कस्टमर था जो हमारे 6,000 रुपए लेकर भाग चुका था और हम उसको बैड डेब्ट्स घोषित कर चुके थे इन द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल। यानी हम सोच चुके थे कि वो पैसा अब हमें नहीं मिलने वाला, लेकिन किसी वजह से वो आ गया एंड पेड 60% द अमाउंट रिटन ऑफ। खत्म कहानी। तो उसने 60% हमें दे दिया, खत्म। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि फर्म के पास तो पैसा आ ही रहा है ना। और ये कौन सा कहलाता है? द डेट्स रिकवर्ड। लेकिन मैंने बोला जब रियलाइजेशन होगा या पेड ऑफ होगा तो अकाउंट अपने नाम से कभी नहीं आएंगे, वो किस नाम से आएंगे? रियलाइजेशन। तो पैसा कितना था उस पर? हमारे कितने थे पैसे? 6,000 रुपए, और इसका 60% हमें मिला है, तो इसका मतलब है 3,600 रुपए हमें मिल गए। इज दैट क्लियर? तो एंट्री क्या? बैंक टू रियलाइजेशन, यानी 3,600 रुपए। नेक्स्ट, अब बात आती है पॉइंट्स एफ की। समझ गए ना यहां तक? यानी वो कस्टमर जो हमारा पुराना कस्टमर था, पिछले साल वो हमारे पैसे को
लेकर जा चुका था, बट किसी वजह से वो इस बार आ गया और आने के बाद उसने हमें पैसे दे दिए, लेकिन वो भी पूरे ना दिए। तो जितने दिए उतने की एंट्री होगी, क्योंकि जितना पैसा आया वही तो ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और जो नहीं आया वो ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो पैसा कितना आया? 3600, तो ऑटोमेटिकली 3600 की एंट्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एफ, क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000, यानी हमारी जो बैलेंस शीट है, फर्म की जो बैलेंस शीट है ऑन टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितने रिकॉर्डेड हैं? 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड हैं। इज दैट क्लियर नॉट बेटा? लेकिन ये 10,000 के इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड एट 150%, यानी 150%, यानी 50% ज्यादा रियलाइज हुए। तो कैलकुलेट कर लो, 150 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 15,000 रियलाइज हुआ, यानी कितना पैसा मिला? तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 15,000। यानी इन्वेस्टमेंट जो फर्म ने बेचे थे वो 50% मोर, यानी 150% पे रियलाइज हो गए। तो जितने परसेंट पे रियलाइज हुए आपने कैलकुलेट कर लिया, 150 अपॉन 100 इंटू 10,000, तो 15,000 15,000 पे रियलाइज हो गए। दैट्स ऑल, क्वेश्चन इज नाउ ओवर। समझ गए बेटा? चलिए मैं अब जो क्वेश्चन करता हूं वो थोड़ा अपर लेवल का है, जो दिल्ली कंपार्टमेंट के एग्जाम यानी 2012 में आ चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 रोहित, कुणाल एंड सार्थक का है। क्योंकि मैं लेवल को थोड़ा अपग्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे इसी क्लास के अंदर सारी प्रॉब्लम्स जनरल बेसिस की करनी है, क्योंकि इसके बाद मैं नई जो वीडियो बनाऊंगा वो अकाउंट बेसिस की होगी। तो इस क्लास के अंदर मैं एक ये क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और करूंगा जो इससे ज्यादा टफ होगा, क्योंकि मैं टफ टू टफ कर रहा हूं ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 करता हूं, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सार्थक के नाम से है। किस नाम से है? सार्थक। इसमें भी एफ पॉइंट है, तो इसलिए मैं दो पोर्शन कर लेता हूं ताकि आसानी के साथ मैं कर सकूं बाद में। तो मैंने आपको दो पोर्शन में पहले बोर्ड को डिवाइड कर दिया। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, तो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लूं, बाद में पॉइंट्स पढ़ूंगा। रोहित, Kunal and Sarthak are the partners in a firm. They decided to dissolve their firm. यानी तीन पार्टनर थे और उन्होंने फैसला किया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। Pass necessary journal entries for the following after various assets other than cash and the third party liability have been transferred to the realization account. इसका मतलब है कि सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज वो हम क्लोज यानी ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में। तो जब क्लोज कर चुके तो उसके बाद एक ही स्टेप बचता है, क्या? एसेट्स को रियलाइज करो, लाइबिलिटीज को पे कर दो, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर तो बाकी और भी सारी चीजें बचती है, मैंने पहली वीडियोस के अंदर क्लियर किया है, जाओ पहली वीडियोस को देखो। तो पॉइंट ए क्या कहता है? कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन, यानी कुणाल की बीवी ने फर्म को लोन दिया था। कुणाल की बीवी ने फर्म को लोन दिया था। अब कुणाल अपनी बीवी का लोन देने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह हुआ कि फर्म कुणाल को दे देगी और कुणाल अपनी बीवी को दे देगा, क्योंकि वाइफ्स लोन क्या है? थर्ड पार्टी लोन, थर्ड पर्सन लोन। और थर्ड पर्सन लोन क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल लोन। तो एक्सटर्नल लोन क्या होते हैं? आपके क्लोज डाउन होते हैं, लेकिन फर्म की जिम्मेदारी है कि वो खुद दे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में वो पार्टनर्स को इन्वॉल्व कर लेती है कि भाई तुम ले लो, तुम दे देना उसको। समझ गए यानी? तो जब फर्म डायरेक्ट ना देकर किसी पार्टनर को इन्वॉल्व करती है तो इट मींस फर्म पार्टनर को दे देती है, पार्टनर दे देगा। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कुणाल्स कैपिटल, क्योंकि कुणाल को दे रही है और कुणाल अपनी बीवी को दे देगा। इज दैट क्लियर? कितने से है? 6,000 रुपए का लोन है, फर्म ने कुणाल के कैपिटल में डाल दिया और कुणाल अपनी बीवी के घर जाके दे देगा। नेक्स्ट बी पॉइंट, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म ₹40,000। फर्म के पास कुल 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिविंग अ पीस ऑफ फर्नीचर। चलिए मैं यहां पर 40,000 रुपए के फर्म के क्रेडिटर्स थे। कितने के क्रेडिटर्स थे बेटा? 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे। इसमें से 10,000 वाले क्रेडिटर्स, यानी 10,000 एक तरफ थे क्रेडिटर्स, उनको क्या किया? 10,000 वाले क्रेडिटर्स को
अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग, यानी हमारे पास एक फर्नीचर पड़ा था जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी, 8,000 रुपए। यानी 40,000 के तो टोटल क्रेडिटर्स थे, उसमें से एक बंदा था जिसके जिसके कितने पैसे थे हम पर, फर्म के ऊपर 10,000 रुपए। वो आया, उसको हमने 8,000 रुपए का एक फर्नीचर था उसको देके बवाल कर दिया, चल चल कर जाओ। क्या कहा उससे, तुम्हारा मामला सेटल डाउन हो गया। तो याद रखो 8,000 रुपए का फर्नीचर, लाइबिलिटी कितने की सेट ऑफ हुई है, 10,000 की। लाइबिलिटी कितने की सेट हुई है, 10,000 की। तो ये तो कैंसिलेशन का केस हो गया ना, तो इस केस में तो एंट्री होगी नहीं, तो देयरफॉर 10,000 रुपए तक एंट्री नहीं होगी। अब बाकी कहता है रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट 10%। अब जो बाकी क्रेडिटर्स थे, बाकी क्रेडिटर्स कितने हैं आपके, 30,000 के, तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है भाई हमें 10% डिस्काउंट दे देते हैं, तो इनको डिस्काउंट पर दे दिया हमने। तो 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 30,000 का 3,000। तो फर्म ने कितना पे किया, 27। समझ गए बेटा, यानी 40,000 के टोटल क्रेडिटर्स थे जिसमें से 10,000 वालों को क्या दे दिया, 8,000 का फर्नीचर दे दिया। तो ये तो हमारा क्या होगा, मामला रफा दफा, सेटलमेंट हो गया, खत्म। अब बच गए 30,000 के क्रेडिटर्स। तो जो 30,000 के क्रेडिटर्स थे उन्होंने हमें अलाउ किया, उन्होंने दिया हमें डिस्काउंट कितना, 10%। यानी 30,000 का 10% कितना हो गया, 3,000। तो अब फर्म को कितना पे करना पड़ेगा, 27,000। तो फर्म ने यहां पर कितना पे किया, 27,000। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यानी 27,000 की एंट्री हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट सी देखिए, सी पॉइंट अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये दिल्ली के अंदर आ चुका 2012 कंपार्ट के एग्जाम में। रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। रोहित तो आपको पता है पार्टनर है, रोहित, कुणाल एंड सार्थक। रोहित का लोन था, और जो रोहित का लोन था तो रोहित कौन कहलाता है, इंटरनल लोन। और इंटरनल लोन यानी पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स लोन तो अपने अकाउंट से ही जाते हैं, ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किए जाते। अब फर्म ने रोहित का लोन पे कर दिया, यानी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया। जब कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया तो उसने डायरेक्ट पे किया, तो एंट्री क्या होगी, रोहित लोन। क्योंकि फर्म अपनी लाइबिलिटीज को जब पे करती है तो लाइबिलिटीज डेबिट हो जाती है। रोहित लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। कितने का लोन है आपका रोहित का, 70,000 का। समझ गए बेटा, क्योंकि ये इंटरनल था, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में था वाइफ का लोन। तो वाइफ का लोन तो क्लोज हो चुका, यानी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। तो एक्सटर्नल जितनी लाइबिलिटीज होती है वो तो पहले क्लोज हो जाती हैं, और क्लोज होने के बाद जब वो पे की जाएंगी तो फिर वो अपने नाम से नहीं बल्कि रियलाइजेशन के नाम से। और यहां है रोहित का लोन, तो रोहित तो आपका खुद पार्टनर है, तो ये तो इंटरनल लोन है, और इंटरनल लाइबिलिटीज कभी भी रियलाइजेशन में नहीं जाती, जिसको मैंने पहली वीडियो के अंदर पढ़ाया था। तो इंटरनल हमेशा क्या होंगे, वो अपने नाम से जाते हैं। तो इसीलिए इंटरनल लोन कौन सा था, रोहित लोन, डेबिट हो जाएगा टू बैंक ऑन पेमेंट। समझ गए, जब उसको पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट डी। क्या कहता है डी पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। हाँ, ए मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाई कुणाल। एक मशीन थी जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी अनरिकॉर्डेड मशीन। तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो या रिकॉर्डेड एसेट हो, रियलाइजेशन का ट्रीटमेंट सेम होता है, यानी इन कैश या बाई पार्टनर्स या कैंसिलेशन, कोई फर्क नहीं है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो टेकन ओवर यानी एग्रीमेंट कितने का, ये देखो, एक चीज तो वो है कितने की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट, एंड वो टेकन ओवर यानी एग्रीमेंट कितने का हो रहा है। तो ध्यान रखो, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। ए मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन ओवर बाई कुणाल। एक मशीन थी जो कुणाल ने ले ली 3,000, वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000, जबकि उसकी वैल्यू थी 5,000 की। तो ली कितने की है, 3,000, यानी एग्रीमेंट कितने का हुआ है, 3,000 का। तो जितने की डील या जितने का एग्रीमेंट हो रहा है उतने की रिकॉर्डिंग होगी। तो अब खुद सोचो, रोहित ले रहा है तो कैपिटल में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, तो रोहित की कैपिटल तो डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर।
कितने की 3000, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है 5000। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एग्रीमेंट से मतलब है कितने का एग्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन द P&L अकाउंट ऑन डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो मैंने बोला डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस किसके होते हैं बेटा, एसेट साइड के। जितनी भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट साइड पे चीजें आती है उन सब पे डेबिट बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है तो इसका मतलब क्या, वो एसेट साइड पर P&L है, और जो एसेट साइड पर P&L होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। और जब फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, क्या, राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। समझ गए, डेबिट बैलेंस मींस एसेट साइड, और एसेट साइड है तो क्या कहलाएगा, वो फिक्टिशियस एसेट, और फिक्टिशियस एसेट है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, जितने पार्टनर्स थे उन सबको डेबिट, और जिसको राइट ऑफ कर रहे हैं यानी P&L है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्योंकि मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट सिर्फ 3 ही पढ़ाए थे, तो जो भी फिक्टिशियस एसेट है वो फिक्टिशियस एसेट क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। तो अब यहां पार्टनर्स कौन कौन से हैं, 3 पार्टनर है, रोहित, कुणाल एंड सार्थक। तो ई पॉइंट में जो एंट्री होगी, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। अब P&L है कितने से बेटा, 15,000 रुपए से। अब इनका 15,000 को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे अमंग द ओल्ड रेशियो। जब ओल्ड रेशियो नहीं दे रखी होगी तो हमारी क्या होती है, 1:1:1, यानी इक्वली 5,000 रुपए इसको, 5,000 रुपए इसके, और 5,000 रुपए इसके अकाउंट में डेबिट होगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एफ, मैं एफ पॉइंट नीचे कर देता हूं। क्या कहता है, सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹16,000, यानी सार्थक ने रियलाइजेशन का खर्चा था 16,000 रुपए, जो सार्थक ने पे कर दिया आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, यानी अपने पास से। प्राइवेट फंड का मतलब उसका अपना घरेलू पैसा था या उसका अलग से अपना पैसा था जिससे उसने पे कर दिया। Who was to get a remuneration of 15,000 रुपए for completing the dissolution process and was responsible to bear all the expenses, यानी इट मींस सार्थक डिसोल्यूशन के समय सार्थक की जिम्मेदारी थी कि भाई तुम्हें डिसॉल्व करनी है फर्म, जो भी खर्चे होंगे वो तुम पे करोगे और तुम ही को बियर करने हैं। इज दैट क्लियर, यानी सार्थक को ही लेना देना था, बट हम सिर्फ तुम्हें 15,000 रुपए देंगे इस चीज के। तो एग्रीमेंट कितने का था, 15,000 का, जबकि एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ, 16,000 का, जो सार्थक ने अपने प्राइवेट फंड यानी अपनी पॉकेट से दिए। बट फर्म और सार्थक के बीच में एग्रीमेंट कितना था, 15,000 का। तो खर्चा चाहे ज्यादा एक्चुअल हो या कम हो, बट एंट्री होती है एग्रीमेंट से। इन केस मान लो अगर 12,000 का खर्चा होता तो 12,000 थोड़ी ना देती फर्म, फर्म को तो हमेशा कितने देने हैं, जो एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट कितने का था, 15,000 का। तो अब एंट्री क्या, सार्थक को तो मिल रहा है, जिस पार्टनर को मिलता है उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सार्थक कैपिटल अकाउंट, कितना, 15,000। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा, आ गया यहां तक समझ में कि जितना एग्रीमेंट है, अभी तक जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए वो सारे एग्रीमेंट, और जब भी कभी क्वेश्चन करेंगे तो वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, बुक वैल्यू से मतलब नहीं है। हाँ, अगर एग्रीमेंट ना दे रखा हो तो फिर बुक वैल्यू पर ही करेंगे, फिर एक्चुअल पे ही हमें करना होगा। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 16, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर 4 ऑप्शन है, और इस क्वेश्चन के बाद मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं अब तक सारे केसेस मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें से पॉइंट ए, 4 पॉइंट्स हैं, पहले समझो। देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड 18,500, यानी हमने अपने बिल्स को पहले से क्या करा रखा था, डिस्काउंटेड कर रखे थे।
यानी 18,500 रुपए के बिल हमारे पास क्या थे, डिस्काउंटेड बिल। डिस्काउंटेड बिल का मतलब होता है कि जो बिल अभी तक मैच्योर नहीं हुए लेकिन हमने उनका पैसा बैंक से पहले ले लिया, समझ गए। यानी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। कितने पैसे आ चुके हैं बैंक अकाउंट में, 18,500 रुपए, और बिल अभी मैच्योर नहीं हुआ, बिल का पेमेंट मिलेगा बाद में, उसे कहते हैं बिल डिस्काउंटेड। लेकिन एन एक्सेप्टर ऑफ द वन बिल ऑफ 2,500, यानी इसमें से एक एक्सेप्टर हमारा था 2,500 का, और बाकी कितने के हो गए, 16,000 के। बाकी से अभी हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाकी के बारे में कोई मेंशन नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्टर था 2,500 का, बिकेम इंसॉल्वेंट। अब वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, एंड 50 पैसा इन अ रुपी वाज रिकवर्ड, और सिर्फ हमें कितना मिला उससे, 50%। 50% उससे हमें क्या हुआ, रिकवर्ड हुआ। इट मींस 1250। तो ख्याल रखो, जब इन केस ऑफ बिल डिस्काउंटेड का केस हो, इसका मतलब है हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, बैंक ने हमें पैसा पहले से पहले दे चुकी है, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। इन केस अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता वो बंदा या एक्सेप्टर, तो उस केस में बैंक उस केस में बैंक हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लेगी, यानी फर्म को पैसा देना है। तो कितने पैसे काटेगी, जितना आपके पास बिल था, तो बिल कितने का था, 2,500 का, तो फर्म कितने पैसे काटेगी, 2,500 इट मींस हमें पे करने होंगे। पहले तो ये देखो हमें कितना पे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए, कितने काट लिए, 2,500। अब उसके बाद हमें कुछ पैसा तो मिल गया, कितना मिला, 1250, क्योंकि वो पार्शियली इंसॉल्वेंट था, फुल्ली इंसॉल्वेंट नहीं था। अगर वो फुल्ली इंसॉल्वेंट था तो फिर यहां पर क्वेश्चन इज नाउ ओवर, बैंक को पैसा दे दो, खत्म कहानी। लेकिन अब बंदा वो हमें कुछ पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है, 50%, दैट इज 1250। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इस केस में दो एंट्री होंगी, एक 2,500 की जो हमें बैंक को पेमेंट करना है, और एक 1,250 की जो हमें पार्शियली पेमेंट रिसीव करना फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट बी पॉइंट, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लेम फॉर डैमेजेस ऑफ ₹75,000। यानी एक हमारे पास कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जो क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से जानी जाती है, जिसकी लायबिलिटी कितनी थी, 75,000, यानी 75,000 की। सच लायबिलिटीज वाज सेटल्ड फॉर 50,000। लायबिलिटी थी 75,000 की, लायबिलिटी कितने की थी बेटा, 75 की, लेकिन सेटल डाउन कितने में हो गई, चलो भाई 50,000 रुपए लो और रफा दफा, यानी मामला खत्म करो। लायबिलिटी थी 75 की, पेमेंट कितने का हो गया, 50,000 का, एंड पेड बाय पार्टनर ए, जो ए ने दे दिए। तो खुद सोचो लायबिलिटी किसकी होती है, पार्टनर की या फर्म की, फर्म की लायबिलिटी है। जब फर्म की लायबिलिटी तो फर्म को देना था ना, बट यहां पर दिया किसने, ए ने। इसका मतलब है कि फर्म ए को दे देगी। जब फर्म ए को देगी तो ए की कैपिटल क्रेडिट या डेबिट, क्योंकि ए को तो मिल रहा है, तो ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना, जितना सेटलमेंट। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट सी पॉइंट, अब इसका सी पॉइंट क्या होता है, फर्म विल हैव टू पे ₹10,000 एज कंपनसेशन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। यानी फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय था जिसको जख्म या चोट लग गई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं इंजरी, विच वॉज अ कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट एक्सेप्टेड बाय द फर्म। यानी कितनी की लायबिलिटी थी, 10,000 की, फर्म ने पे कर दिया, तो खत्म, सिंपल सा केस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना सिंपल केस हो गया ना, ये बेटा फर्म को देने थे, फर्म ने दे दिए। अब यहां भी फर्म को देने थे इस केस में, लेकिन फर्म ने डायरेक्ट ना देकर पार्टनर के थ्रू दे दिए, तो पार्टनर्स को दे दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास डी, जो लास्ट पॉइंट, ₹5,000 फॉर damages claimed by a customer has been disputed by the firm। यहां भी आपका एक
क्लेम है जो डैमेजेस का है, कितने का है, 5,000 का, बट इट वाज सेटल्ड एट 70%, यानी आपका क्लेम था 5,000 का और सेटल डाउन कितने में हुआ, वो 70%। 70% का मतलब हो गया 3,500 रुपये। 5,000 के बदले आपको देने कितने हैं, 3,500। तो यानी जितने का सेटलमेंट हो रहा उतने की एंट्री होगी। लेकिन क्या हुआ, कंप्रोमाइज बिटवीन द कस्टमर एंड द फर्म। तो कस्टमर ने क्लेम किया था 5,000 रुपए डैमेजेस का, कि भाई मुझे 5,000 रुपए दो, मेरा नुकसान हुआ है आपकी वजह से। लेकिन बाद में जो सेटलमेंट हुआ वो एट 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम, यानी 5,000 का 70%, इट मींस 3,500। निकालना चाहो तो निकाल लो, 70/100 इंटू 5,000, इट मींस 3,500। कैसे, 20 से 20 कैंसिल, 10 और 10 यहां आ गया और 7 5 35। तो फर्म ने यहां कितना पेमेंट किया, 3,500 रुपए का। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 3,500। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और इस क्लास के अंदर मैंने सारे केसेस करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अकाउंट बेसिस पर आएगी। ठीक है भाई, चलो अब लोग, आपका काम है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके।